अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप लोग पाकिस्तान एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। तो सबसे पहले मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं कि अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है। जैसा कि आपको पता है कि 16 फरवरी लास्ट डेट है, तो आप लोगों ने अप्लाई करना है लास्ट वाली डेट्स में। 14 फरवरी को आप लोग अप्लाई करें, उससे ये होगा कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 2 मंथ तक भी मिल सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद अब आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोग गूगल पे आएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है joinpaf.government.pk। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये आप लोगों ने गूगल के ऊपर लिख के एंटर करना है। लोग एंटर करेंगे तो इस तरह आप लोगों के पास ज्वाइन पीएएफ, आप पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। फिर आप लोगों ने इस तरह नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप लोगों को ये लिखा हुआ आ रहा है रेड बैकग्राउंड में, योर पैशन इज़ वेटिंग फॉर यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आप लोगों ने रजिस्टर ऑनलाइन करने हैं अपनी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप लोग अपना CNIC नंबर लिखेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपना CNIC नंबर लेके सबमिट करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इनको रीड करना है और नेक्स्ट कर देना है। फिर इसी तरह आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगी, इधर भी आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास तमाम फील्ड्स आ चुकी हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह ये टॉप 3 GD पायलट है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयर डिफेंस है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे फ़र्ज़ करें मैं GD पायलट में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो इस पर क्लिक करेगा और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो गया है। इसके बाद आप लोगों ने जिस फील्ड में अप्लाई करना उसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब इस तरह से आप लोगों के पास एक विंडो ओपन होगी, इसमें अब आप लोगों ने क्या काम करना है ये देखें। सबसे पहले नजर आ रहा है सिलेक्ट सेंटर। तो अब सेंटर जो भी आपका सिटी है वो वाला आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कोई लाहौर से है तो लाहौर कर देगा, कराची से है तो कराची कर देगा। बाकी पर्सनल डिटेल्स हैं जिसके अंदर आप लोगों ने अपना CNIC नंबर निकला है, फुल नेम, फादर नेम, वालद साहब का शनाख्ती कार्ड नंबर। उसी तरह आप लोगों ने ये नीचे, अब ये सारी डिटेल्स रिलेटेड हैं, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपनी हाइट लिखेंगे, अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। और याद रखें एक और चीज़, इन जॉब्स के अंदर अप्लाई करने के लिए अनमैरिड होना ज़रूरी है। तो उसके बाद अब जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना ये देखें पर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, तो ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद फिर आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। इसमें याद रखें आप लोग अगर चाहे BSc में भी पढ़ रहे हैं, मगर आप अगर अप्लाई GD पायलट के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया लिखा हुआ है FSC, तो आप सिर्फ FSC लिखेंगे। यानी जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया किसी जॉब के लिए है अप्लाई करने के लिए, किसी GD पायलट के लिए अमूमन FSC इंटरमीडिएट ही है, मगर जिन्होंने शॉर्ट कमीशन के लिए अप्लाई करना है तो उनका जो, अगर वो आगे MPhil के भी स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने जो बैचलर की डिग्री मांगी हुई है वो सिर्फ उतनी क्वालिफिकेशन ही लिखेंगे। तो जब ये सारा कुछ आप इसके अंदर एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने सबमिट के ऊपर क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो चीज़ यहाँ पे गलत लिखी होगी वो रेड कलर में शो हो जाएगी। तो उससे फिर उसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। और अव्वल पे अगर आपने अपनी सही डिटेल दी है तो आपको रेड कलर में कोई भी चीज़ शो नहीं होगी। तो यहाँ से फिर आप लोगों से कन्फर्म का ऑप्शन आएगा। कन्फर्म करने के बाद फिर यहाँ पे आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी और यहाँ से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था सारा तरीका अप्लाई करने का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। पाकिस्तान एयरफोर्स को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना सबसे बड़ा प्रोग्राम है एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। इसकी फरवरी के अंदर भी प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट होती है और अगस्त के अंदर भी। जो बच्चे फरवरी वाली इनटेक में अप्लाई नहीं कर सकते उनके पास चांस होता है कि वो अगस्त में अपीयर हो सकते हैं। याद रखें एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी फील्ड है वो GD पायलट है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका बताया था तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, वहाँ से आपने डिटेल पढ़ लेनी है। GD पायलट में अप्लाई करने के लिए एज जो है वो 16 से 22 साल के दरमियान में होनी चाहिए। FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग वाले भी और ICS वाले भी। और याद रखें कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 में जब स्टूडेंट्स होते हैं उस वक्त अप्लाई करना होता है एयरफोर्स के कमीशन्ड ऑफिसर के लिए। और इसके अलावा जो दूसरी फील्ड है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इसमें सिर्फ FSC प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट साथ होना चाहिए। इसके अलावा एयर डिफेंस भी है। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरमीडिएट जिन बच्चों ने कर लिया हुआ है वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं, या जो अभी इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अंदर पढ़ रहे हैं वो अप्लाई करेंगे, या जिन्होंने स्पेशल एग्जाम दिया है तो अभी चाहे उनका रिजल्ट आया या नहीं आया वो वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में अप्लाई नहीं होता एयरफोर्स के लिए।
अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि अब एयरफोर्स के अंदर आप लोगों ने सिलेक्शन कैसे लेनी है। बच्चों को पता नहीं होता कि उन्होंने टेस्ट किस तरह से होता है, क्योंकि सिलेबस तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता और उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले इनिशियल टेस्ट जो पाकिस्तान एयरफोर्स का होता है उसके अंदर सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट है, फिर एकेडमिक टेस्ट होता है, इनिशियल मेडिकल और इनिशियल इंटरव्यू। जो बच्चा ये तमाम टेस्ट क्लियर कर जाता है उसका बाद में ISSB लिया जाता है और ISSB क्वालिफाई करने वाले बच्चों का फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके बाद फिर उनकी एयरफोर्स हेडक्वार्टर की तरफ से फाइनल सिलेक्शन की जाती है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने याद रखनी है कि ये जो इनिशियल टेस्ट है ये टेस्ट डे वाले दिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन होती है वो आपने लेके जानी होती हैं, और साथ में जब आप चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको एक हॉल में लेकर जाया जाएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और वो इंस्ट्रक्शंस आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है। उनको ध्यान से सुनने के बाद आप टेस्ट ईजिली कर जाएंगे, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप पीसी अपने कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे तो आप लोगों ने वहाँ पे अपना CNIC नंबर पुट करना है, तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और उस प्रोफाइल को जब आप ओपन करेंगे तो टेस्ट से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उनको भी आप लोगों ने केयरफुली पढ़ लेना है। तो वाइट बोर्ड मार्कर आप अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई और पेंसिल वगैरह अलाउ नहीं होती, और मॉनिटर वगैरह के साथ एक छोटा सा वाइट बोर्ड होता है जिसके ऊपर मार्कर की मदद से लिखना होता है। अब दूसरा एक चीज़ याद रखें कि जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा उस दिन आप लोगों ने नाश्ता वगैरह करके जाना है और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना है, क्योंकि आपका पूरा दिन लगेगा और इंटेलिजेंस टेस्ट काफ़ी टाइम हो ले सकता है। और फिर ये भी याद रखें कि इसके डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, जहाँ पर आप किसी एक पोर्शन में फेल हो जाएंगे वहीं से आप समझें कि नॉक आउट हो जाएंगे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह से होता है, इसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको इसका तरीकाकार बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखें, अब मैथ की रूल से ये क्वेश्चन गलत है, मगर आपको इसकी एक लॉजिक बनानी पड़ेगी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 4 ये किस लॉजिक के तहत कह रहा है। तो यहाँ पर इसने 11 को 1 1 कंसिडर किया है और 1 1 में ऐड करें तो 2, दूसरी साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 4 की इक्वल आया। अब सेम आप उसी लॉजिक को ज़रा इधर दोबारा वेरीफाई करें तो ये देखें, इस 22 को 2 2 कंसिडर किया तो 2 2 में ऐड करें 4 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो 16। अब यही लॉजिक आपने इधर अप्लाई कर देनी है, तो इसका इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 36। यानी सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस में आप लोगों ने क्या काम करना है कि एक लॉजिक बनानी है, कि वो पहले आपको बता रहा होगा कि ये चीज़ का इस तरह सोल्यूशन है, वो लॉजिक फिर आपने वेरीफाई कर दिया जिस तरह ये दूसरे स्टेप में हमने की, और फिर तीसरे स्टेप में उस लॉजिक को आपने अप्लाई कर देना है। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक दे दूंगा जहाँ पर आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करने हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वर्बल इंटेलिजेंस की। इसी तरह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर आपको डायग्राम्स ही नजर आएंगी और ढेर सारी डायग्राम्स होंगी, आसान आसान से क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। याद रखें जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वर्बल और नॉन वर्बल ये टोटल 35 मिनट्स का होता है, तो ये टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। अब जैसे ये देखें, आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ऊपर वाले में देखें रेक्टेंगल के अंदर पहला बॉक्स डार्क है, फिर दूसरा डार्क है और फिर तीसरा डार्क है। इसी तरह एक पैटर्न के तहत सर्कल के भी डार्क चल रहे हैं और इसी तरह तीसरे में, मतलब आपको एक डायग्राम के अंदर आपने एक पैटर्न जज करना है। जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो ऑड होगा अंदर से। तो इसके अंदर नॉन वर्बल के अंदर डायग्राम्स होंगी। अगेन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में इनका दे दिया हुआ है, वहां से आप लोग वर्बल नॉन वर्बल की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। काफ़ी टेस्ट हैं ऑनलाइन। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के एकेडमिक टेस्ट, जब आप वर्बल और नॉन वर्बल क्लियर कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। इसके अंदर अगर तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक इन फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के पास फिजिक्स के 50 MCQs होंगे, मैथ के 50 और इंग्लिश के 75 MCQs होंगे। MCQs थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो सकते हैं। GD पायलट, AD मतलब एयर डिफेंस और ANSD, इनके लिए आप लोगों के पास फिजिक्स के 75 MCQs होंगे और इंग्लिश के 75 MCQs होंगे। याद रखें इनिशियल टेस्ट में अक्सर बच्चे पास हो जाते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि इनिशियल टेस्ट का स्कोर बड़ा मैटर करता है। जब आप लोगों ने लास्ट आपकी फाइनल सिलेक्शन हो रही होती है तो उस वक्त आप लोगों के स्कोर्स देखे जाते हैं और ये बड़े मैटर करते हैं। तो अब इनके लिए टाइम 30 मिनट्स होता है हर टेस्ट के लिए। जब ये बच्चा क्लियर कर जाता है एकेडमिक टेस्ट, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप लोगों ने ये तैयार कैसे करने हैं, तो उसके बाद इनिशियल मेडिकल होता है। ये उसी दिन भी हो सकता है, कुछ बच्चों का उसी दिन भी हुआ है, या फिर इसके लिए आपको 3-4 दिन का टाइम मिल जाता है एकेडमिक टेस्ट क्लियर करने के बाद। तो इनिशियल मेडिकल के अंदर वो आपके सीक्रेट पार्ट्स, फ्लैट फुट्स, ईयर, टीथ और आर्म एंगल वगैरह चेक करते हैं
और इसके अलावा उसके बाद फिर उसी वक्त एक इनिशियल इंटरव्यू होता है और इसमें कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि आप एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके फादर की सैलरी कितनी है, उनकी जॉब के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फैमिली एक्सपेंडिचर, फिजिक्स रिलेटेड वो क्वेश्चंस करते हैं, जिस तरह न्यूटन लॉज वगैरह, यूनिट्स पूछ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैथ और जनरल नॉलेज के भी कुछ थोड़े बहुत वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इनिशियल इंटरव्यू में कम ही बच्चे रिजेक्ट होते हैं जिन्होंने इनिशियल मेडिकल या ऊपर से वो इंटेलिजेंस क्लियर करके आए होते हैं और एकेडमिक टेस्ट, तो वो इस इंटरव्यू में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं बनता। 99% बच्चे इजीली क्लियर कर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एकेडमिक टेस्ट में जो मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स पोर्शन वो आप कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आप आइडिया लें, आप लोगों ने मैट्रिक और इंटर इनके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल टेस्ट नहीं होता जिस तरह से नस्ट यूईटी वगैरह के होते हैं। जैसे अब ये देखें लाइट वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अब ये सिंपल सा है, आप लोगों ने ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है, ओहम, यूनिट्स और डायमेंशन में से ज़्यादा आएगा। अब जैसे ये देखें प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, तमाम डेफिनेशंस आपने देख लेनी है। अब ये देखें वो अगेन यूनिट पूछ रहा है, ऐसा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन। ये बड़े इंपॉर्टेंट और पास्ट पेपर वाले क्वेश्चंस हैं एयरफोर्स के। और इसी तरह आप देखें एम्पीरियन पाथ, ये आपने कैलकुलेट्स किया था लॉन्ग क्वेश्चंस की डेरिवेशन में। ये सर्कुलर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, जिस तरह हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड के केस में देखा। क्लोज पाथ भी होता है, तो एनी ऑफ दीज इसकी शेप हो सकती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही दूसरी फॉर्म है। हॉटनेस और कूलनेस ये बॉडी की टेम्परेचर कहते हैं। मैट्रिक्स फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, विदाउट डेसिमल 4। तो ये देखें अब आपको आइडिया हो रहा है कि टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई भी इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। तो आप अपनी सिर्फ टेक्स्ट बुक को रीड कर लें और उनमें जो मेन पॉइंट्स हैं, खुसूसन जो चैप्टर के एंड पे समरी गिवन है, बस आपने उनको गो थ्रू कर लेना है। अब इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में जिस तरह प्रेपोजिशन, मैट्रिक वाली सारी प्रेपोजिशंस आप लोगों ने रिवाइज कर लेनी है। ये कुछ एग्जांपल भी मैंने आपके सामने कोड किए हैं। एडजेक्टिव्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने अच्छी तरह रिवाइज कर लेने हैं। तो जैसे अब एडजेक्टिव हमें पता है कि किसी भी चीज़ की खुसूसियत बयान करने के लिए 3 डिग्रीज इसके अंदर होती हैं। जैसे एग्जांपल से देखें, फरहान इज़ गुड बॉय। अब ये उसकी एक खुसूसियत है, जब 2 लोगों में इसका कंपैरिजन होगा तो फिर बेटर का आ जाएगा, और जब सबसे अच्छा इसको काउंट करवाना है तो दी बेस्ट। उसके बाद आर्टिकल के यूजेस आपने देख लेने हैं, जैसे मखसूस चीज़ों के साथ द आर्टिकल लगता है। इसी तरह एंटोनिम्स आप लोगों ने देख लेने हैं। एंटोनिम सिंपल ही होंगे, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें, आप लोगों को फुली क्लियर हो जाएगा। जैसे अब ये गिल्टी मुजरम होता है तो इनोसेंट मासूम होता है। सिनोनिम्स भी आपको आने चाहिए। सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर मीनिंग वाले, तो जो आपने इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं उन्हीं के ही आपने लेसन्स वाले सिनोनिम्स को रिवाइज कर लेना, मेन वर्ड्स। जैसे ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स भी कुछ रखी हैं। अब इसी तरह कुछ वर्ड्स आते हैं, उनके आपने स्पेलिंग करेक्ट देखने होते हैं। जैसे अभी ये देखें, इनके अंदर होमोजीनियस, ये कुछ मैंने आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स रखे हैं, इनको आपने याद कर लेना है। इनमें से 1-2 आ जाते हैं अक्सर। एक्टिव एंड पैसिव वाइज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने मैट्रिक में जो टेंसेस पढ़े थे उन्हीं एक्टिव एंड पैसिव वाइज के तमाम रूल्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रखा है, तो इसको आप देखें, दे लॉक द हॉस्टल गेट्स एट 11 PM। तो ज़ाहिर है हमने अब द हॉस्टल गेट्स आर लॉक्ड एट 11 AM, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से है। तो रूल जब आप एक्टिव पैसिव के क्लियर कर लेंगे तो आपको टोटली आसानी हो जाएगी। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वाइज हैं एयरफोर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब ये कुछ और भी हैं, इनको भी आप लोग देख लें। एक्टिव एंड पैसिव वाइज के तमाम रूल्स आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। तो ये तमाम आपके सामने स्क्रीन पे शो हो गए हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसके ऊपर आप लोगों ने खुसूसी फोकस रखना है। अब ये देखें ना, आपको सारा पता चल रहा है कि उन्होंने टेस्ट किस तरह से लेना है, और मेन चीज़ है आप लोगों ने अपनी बेस तैयार करनी है। सिर्फ बेसिक चीज़ें आपने तैयार करनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। कुछ मैट्रिक वाली चीज़ें अपनी रिवाइज करें, खुसूसन इंग्लिश की। अब जैसे ये देखें, असलम सेज आई लव पाकिस्तान, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करें। तो सेज है तो अब ज़ाहिर है असलम बंदा है तो उसके लिए प्रोनाउन ही यूज़ होगा, आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह ये कुछ और आपके सामने एग्जांपल्स आ रही हैं। अब यहाँ के हमें पता है जब यूनिवर्सल ट्रुथ आता है तो इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करते हैं सिंपल डैट लगा के, जिस तरह ये लास्ट वाले में देखें, द टीचर सेड गॉड इज वन, तो आप लोग सिंपल डैट लगाएं। और तो इस तरह आपने इनडायरेक्ट स्पीच इसको अच्छी तरह से तैयार करना है।
लास्ट पे आ जाता है मैथ का पोर्शन जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये भी बिल्कुल बेसिक, आप लोगों ने अपनी इंटर की बुक्स और मैट्रिक की बुक्स को रिवाइज कर लेना है। जैसे ये देखें एक सर्कल जो पास होता है 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल, उसको इन सर्कल कहते हैं। 12.8 में आपने देखा। अब ये देखें बेसिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये 30 आएगा 6 5 से मल्टीप्लाई होके, इस पर भी सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा। कॉमन लोगारिथम की बेस कितनी होती है 10। अब ये देखें 5 वाले क्वेश्चन में 90 का ऑड मल्टीपल है तो cos साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चौं के सेकंड डिग्री है तो 2 रूट्स होंगे। जितनी किसी इक्वेशन की पावर होती है उतनी ही उसकी सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ से अब देखें आपको फुल आइडिया हो गया कि इंटेलिजेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना कोई मसला नहीं। आप सिंपल जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन्हीं को आपने एक दफ़ा अपने बेसिक रिवाइज कर लेने हैं। तो जिन बच्चों का ये इनिशियल इंटेलिजेंस क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर उन लोगों का ISSB होता है, वो कोहाट गुजरांवाला मलीर या क्वेटा के अंदर उनके टेस्ट और इंटरव्यू होते हैं। ISSB क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स का फिर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है CMB लाहौर के अंदर। और फिर उसके बाद जो GD पायलट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए फाइनल सिलेक्शन की जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एयर हेडक्वार्टर की तरफ से मेरिट बेस पे होती है। तो जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए फिर एक अच्छा सैलरी पैकेज होता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए होती है। इसके अलावा उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजा जाता है और फ्री अकोमोडेशंस होती हैं। ट्रेन एयर ट्रैवल वगैरह में भी उनको 50% डिस्काउंट होता है। इनफैक्ट कि अगर आप GD पायलट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्ट होते हो तो आपका एक ब्राइट फ्यूचर है। तो बहुत अच्छी ये फील्ड है। आप लोगों ने अभी जो बच्चे सेकंड ईयर के अंदर हैं वो ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अभी से वर्किंग करें, क्योंकि इनिशियल टेस्ट इनका क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आगे भी, मगर इसमें ये है कि किसी भी स्टेज पे आप रिजेक्ट हो सकते हो। ये ऐसे ही है कि आप पहाड़ के ऊपर एक जा रहे हैं और रस्सी किसी भी वक्त टूट सकती है। तो बस आप लोगों ने इसको ट्राई हर तरफ करनी चाहिए इंसान को। तो इसकी टेस्ट के लिए आपने अपने भरपूर एक दफ़ा अपीयर हो जाना है। अगर अभी नहीं हो सकते तो अगस्त के अंदर हो जाएं। तो मेरा भी यही आपको मशवरा है कि अगस्त वाले में अपीयर हो जाएं। ज़रा आपसे वर्कलोड भी तब कम हो चुका होता है, बोर्ड के भी एग्जाम हो चुके होते हैं और मेजर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप लोगों के साथ NTS की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।